हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम अपना 43rd क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बात करिए जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हर एक जो नोड होता है वो एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर को एक तरीके से फॉलो करता है। कौन सा स्ट्रक्चर है बेसिकली जो यहाँ पे एज एन हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो ये हमारा किसका बन जाता है? तो एज पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे लिंक लिस्ट का ये बन जाता है। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और अगर प्रॉपरली बात करें तो सिंगल हमारे पास एक लिंक लिस्ट आती है, सिंगल लिंक लिस्ट आती है, उसका ये एक तरीके से प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है इसका होता है। अब ये होता है क्या, कैसे वर्क करता है? अगर आपको इसको थोड़ा देखना है तो चलो मैं आपको इसको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता है कि ये सारा। तो इसको मैं थोड़ा वहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा था, क्या था हमारे पास, दे रखा था टाइप डेफ करके दिया था कि उन्होंने डिफाइन किया था, किस चीज़ को डिफाइन किया था, एक स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर क्या किया, स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखा था, नोड। और नोड के बाद इन्होंने मेंशन किया होगा कि कोई भी डाटा टाइप, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिया है, हाँ इंटीजर वैल्यू लिया है और आगे उसको रेफरेंस कर दिया है। इंटीजर इन्होंने क्या लिया है, बेसिकली एक वैल्यू लिया है, मतलब कोई भी डाटा हो सकता है, वैल्यू है चाहे कोई भी डाटा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी पॉइंटर को क्या किया, आगे अगर कोई नया पॉइंटर माने हमने कोई बनाया होगा बाद में तो उसको क्या किया होगा, पॉइंट किया होगा, है ना। अभी आप टेंशन मत लो, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगा क्या होता है कैसे होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नेक्स्ट करके या फिर जो भी इन्होंने नाम लिया होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब लास्ट में हमने क्या किया है, बेसिकली हमने क्या किया, अभी जब आप नॉर्मली जब आप इस चीज़ को लिखते हो या फिर सी लैंग्वेज में जब यूज़ करते हो तो आप किसी भी मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, आप क्या पढ़ते हो, एक आप स्टक पढ़ते हो और आप यूनियन पढ़ते हो। एक आप, मैंने आपको दो चीज़ें वैसे ही पहले भी बताई थी कि बेटा जब भी हम डाटा को डिफाइन करते हैं तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रक्चर की वे में डिफाइन कर सकते हैं, या तो उसको हम क्या किस वे में डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन के वे में डिफाइन कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर और यूनियन का मैंने आपको यही फंडा बताया था। देखिए जो हमारे नॉर्मल डाटा टाइप होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, अगर एग्जांपल ले लूँ, मुझे क्या करना है, मुझे किसी का एड्रेस स्टोर करना है किसी बच्चे का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस में क्या होगा, सर उसका नाम होगा। जैसे मान लेते हैं उसका नाम ABC है तो ABC उसका नाम हो गया। उसके अलावा मान लेते हैं कि जो बच्चा है उसका मोबाइल नंबर भी होगा कुछ, है ना। मान लेते हैं कोई इसका मोबाइल नंबर है 9814 ऐसे करके कुछ भी मोबाइल नंबर है उसका, है ना, सपोज कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या उसका मोबाइल नंबर आ गया। अब उसके साथ और क्या आ सकता है, जैसे मान लेते हैं उसका, उसको कोई पिन कोड आ गया या फिर कोई ऐसा हाउस नंबर आ गया। ठीक है, उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट भी है। मान लेते हैं उसमें क्या है, ABC भी है, और साथ में मान लेते हैं उसने अपना उसका एड्रेस आ गया, ABCX करके उसका एड्रेस आ गया, और साथ में उसका पिन कोड भी है, मान लेते हैं 1797 कुछ S46 ऐसे करके उसका कोई पिन कोड आ गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारे प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वहाँ पे जो हमारा डाटा होता है वो एक तरीके से कैसा होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स होता है। यहाँ पे सिंगल डाटा टाइप नहीं होता, जैसे हम नॉर्मल सिंगल ही पढ़ते हैं ना। सिंगल के क्या पढ़ते हैं, जब हम इंटीजर, मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम इंट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लोटिंग वैल्यू जैसे 1.23, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे जो सैलरीज आती हैं तो वो भी कैसे आती हैं, मान लेते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनको सैलरी आई है 25,000 ऐसे करके आई है, और लास्ट में उनको क्या लिखा था है 0.00। तो ये किस टाइप का डाटा होता है, ये हमारा फ्लोटिंग डाटा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.00 लिखा है। तो फ्लोटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो अब होता क्या है, रियल लाइफ में जब भी आप यूज़ करोगे, कोई भी चीज़ जब आप स्टोर करोगे तो उसके लिए क्या होता है, आपको कोई अल्फ़ाबेटिकल डाटा भी स्टोर करना पड़ता है, न्यूमेरिक डाटा भी स्टोर करना पड़ता है, और जैसे एज एन एग्जांपल मैंने बताया आपको क्या करना पड़ता है, कोई फ्लोटिंग डाटा भी स्टोर करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं 25.00, तो ये हमारे पास क्या डाटा है, फ्लोटिंग डाटा है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास सी में क्या है, सी लैंग्वेज में हमारे पास दो मैकेनिज़्म है। अब वो दो मैकेनिज़्म कौन कौन सी हैं, एक तो है आपके पास स्ट्रक्चर का, दूसरा है आपके पास यूनियन का। स्ट्रक्चर बोलता है कि जब भी आप क्या करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर स्टोर करोगे तो उसको मैं हर एक जो डाटा टाइप होगा उसको मैं अलग अलग मेमोरी एलोकेट करूँगी। और यूनियन बोलता है कि जैसे हम यूनियन का क्या क्या समझते हैं, यूनियन क्या होता है, ग्रुप। यूनियन बोलता है कि जितनी मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मैं उतनी मेमोरी यूज़ करूँगा, और जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उस स्पेस को यूटिलाइज़ करें, और फर्दर जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा तो उस मेमोरी को वो खाली कर दें। ऐसे करके हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो यूनियन होता है, वर्क करता है।
अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कीवर्ड ही दे रखा है स्टक, है ना। स्टक का एक्चुअल में किसका कीवर्ड होता है, स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, ये एलोकेट करता है मेमोरी को। कैसे मेमोरी की एलोकेट करता है, एज पर, ठीक है, एज पर टोटल डाटा स्टोरेज रिक्वायर्ड। ओके, जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या कितना डाटा स्टोर करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे एज एन एग्जांपल मुझे यही डाटा स्टोर करना है। पर इससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, जैसे आपको मल्टीपल करना है, जैसे फ्लोट करना है, वो करना है, तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, जैसे मान लेते हैं, वही मैं आपको पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पर सिंपल छोटा लिखूंगा, स्ट्रक्ट करके पूरा नहीं लिखूंगा मैं। स्ट्रक्ट में मान लें कोई भी नाम आ गया XYZ। अब मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि मुझे इंट स्टोर करना है कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा मुझे स्टोर करना है फ्लोट में मुझे स्टोर करना है कि उस, मान लेते हैं ये फ्लोट में मुझे स्टोर करना है कोई भी इसकी सैलरी, मान लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये है उसकी सैलरी इतनी है, और मुझे इसका क्या करना है, नाम स्टोर करना है ना, नाम मुझे स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एरे डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, मुझे अगर उसका नेम स्टोर करना है तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर ए करके मैंने कर दिया 10। ओके, तो ये ऐसे करके मैंने क्या किया, बेसिकली स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर जब मेमोरी में एलोकेट होगा, अब देखो कंप्यूटर की मेमोरी जो हमारी ऐसी होती है, रैम ऐसी होती है, सपोज कर लेते हैं। अब होता है क्या, जब भी आप डाटा टाइप पढ़ते हो तो हर एक डाटा टाइप क्या करता है, ये बोलता है, जैसे आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ पे हर एक डाटा टाइप का क्या होती है, अपनी स्टोरेज होती है कि वो इतनी इतनी बाइट ऑफ मेमोरी ज़रूर कंज्यूम करेगा। जैसे इंटीजर कितना करता है, जैसे अगर आप नॉर्मली पढ़ते हो, अगर ANSI का पढ़ते हो तो वहाँ पे बताता है बाई डिफ़ॉल्ट इंटीजर आपका 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। फ्लोट आपका कितना कंज्यूम करता है, वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। वहीं आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। तो अगर मैं टोटल पूछूं बेटा टोटल कितनी मेमोरी, तो आप बोलेंगे सर 426 + 1 एक 7, तो टोटल कितना आ गया सर, 7 बाइट ऑफ मेमोरी क्या होगी, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुझे यूज़ होगी। यहाँ पे तो मैंने एक्स नाम लिखा है और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर का नाम नोड लिखा है, डिफरेंस कुछ नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस आपने वो पॉइंट समझने हैं, है ना। ये आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या किया, अलग अलग आपको एक तरीके से डाटा स्टोर करना था, तो आपने क्या कर दिया, एक अलग से अपना बॉक्स बना दिया। और उस बॉक्स को अब टोटल कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो रिक्वायरमेंट देखी जाती है उसके डाटा टाइप के हेल्प से, कि जो उसके डाटा टाइप वहाँ पे यूज़ किए गए हैं तो उसके ब्याह पे क्या होती है, उसकी मेमोरी एलोकेट होती है। अब यहाँ पे 7 बाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, करेक्टर बोला है, पर करेक्टर को मैंने क्या बोला है, जो हर एक एक करेक्टर कितने बाइट लेता है, एक करेक्टर अगर हमारे पास सर 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, तो यहाँ पे कितने मैंने डिफाइन किए हुए हैं। जब आप एरे पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, एरे में जब 10 लिखा है तो इसका मतलब मैंने कितने, मतलब कितनी मेमोरी यूटिलाइज करी होगी, तो इसका मतलब है 1 × 10। तो कितने बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 10 बाइट ऑफ मेमोरी बन जाएगी। 10 बाइट ऑफ मेमोरी क्यों बन जाएगी, क्योंकि जैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे आपको किसी का नाम स्टोर करना है, ओके, जैसे मान लेते हैं मुझे अमन स्टोर करना है, तो AMAN, तो जो हर एक जो आपका बॉक्स होगा वो कितने कितने बाइट का होगा, 1 बाइट, ये भी हमारा 1 बाइट, ये भी हमारा 1 बाइट, और ये भी मेरा 1 बाइट। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने प्री डिफाइंड क्या कर दिया कि मुझे कोई नाम है मुझे स्टोर करना है, तो उसमें मुझे मैक्सिमम खाली बॉक्सेस कितने चाहिए, 10 ही बॉक्सेस चाहिए, इससे बड़ा नाम मुझे नहीं मेमोरी में स्टोर करना है। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे अगर एक करेक्टर आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, पर मैंने बनाया कितना है, मैंने एक्चुअल में कितना बनाया है, मैंने 10 का बनाया है, तो मेमोरी इसको कितना एलोकेट करेगी, 10 बाइट मेमोरी उसको एलोकेट करेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 × 1, जो कितना बन जाता है आपके 10 बन जाता है। ऑब्वियसली फिर 10 + 6 कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो उसको मैं इरेज करके कर देता हूँ, क्योंकि आपके डाउट्स होते हैं, ये सारे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे आपके डाउट्स होते हैं कि सर ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ। तो अब कितना बन गया, 10 + 4 14 + 2 16। इसका मतलब है जब आपके पास ये स्ट्रक्चर जब बनेगा, ये पूरा का पूरा जब आपका मकान खड़ा होगा, तो इस मकान के अंदर कितनी मेमोरी या फिर कितना एक तरीके से स्टोरेज होगी, वो ऑक्यूपाई हो जाएगी, 16 बाइट ऑक्यूपाई हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब है जब आपकी एक्स नाम का कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा मेमोरी में, तो वो कैसे बनेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, मेरा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को कैसे कैसे मेमोरी एलोकेट की है, सबसे पहले इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए 2 बाइट एलोकेट कर दिए मेमोरी में। फिर हमारे पास फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए 4 बाइट एलोकेट कर दिए। उसके बाद हमारे पास करेक्टर है, तो करेक्टर में मैंने बोला कि मुझे सिर्फ 10 ही करेक्टर स्टोर करने हैं,
तो हर एक कैरेक्टर मेरा अगर 1 बाइट लेता है तो 10 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए मुझे कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 10 बाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरा इस टाइम पे स्ट्रक्चर का टोटल मेमोरी कितनी होगी, हम टोटल मेमोरी की बात करूँ तो टोटल मेमोरी सर हमारे पास 16 बाइट होगी। समझ आ गया कैसे ये स्टोर होता है, कैसे स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है। कोई मेमोरी अगर आपको इकट्ठी एक तरीके से एक ब्लॉक में दिखानी होती है तो उस वे में जब आपका स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। बाकी यूनियन क्या होता है, यूनियन जस्ट इसका उल्टा होता है। यूनियन बोलता है आप कोई भी मेमोरी आप क्या करो, आप कोई भी मेमोरी डिफाइन कर दो। जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर की जगह आप यूनियन कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हमें यूनियन की वे में इस मेमोरी को देखें तो यूनियन बोलता है कि आप मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन कंज्यूम कर रहा है। तो सर सबसे ज़्यादा मेमोरी तो हमारे पास 10 बाइट कंज्यूम कर रहा है। तो यूनियन बोलता है जो मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है आप मुझे सिर्फ उतनी ही मेमोरी एलोकेट करो, बाकी जिस डाटा टाइप को जब जरूरत पड़ेगी वो उस टाइम के लिए उस मेमोरी को यूज़ कर ले। जैसे मान लेते हैं मुझे इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एंटर करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मुझे कितना चाहिए, 2 बाइट चाहिए। तो वो 2 बाइट अपना यूज़ करेगा, तो जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा वो वहाँ से बाहर चला जाएगा। उसके बाद जैसे सैलरी मुझे एंटर करनी है, तो सैलरी के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 4 बाइट चाहिए। तो वो क्या करेगा, यूनियन वो क्या करेगा 4 बाइट उसको एलोकेट कर देगा। तो जैसे वो 4 बाइट एलोकेट हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो उसको भी वहाँ से वो मेमोरी वापस ले लेगा। इन द एंड जब लास्ट में मुझे कोई भी कैरेक्टर या फिर किसी का नाम स्टोर करना है मेमोरी में, तो वहाँ पे वो क्योंकि 10 बाइट तो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, 10 बाइट तो हमें बोला कि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उतना डाटा वहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद जैसे इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो वो भी उसको वहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन बेसिकली आप ऐसे समझ लो एक ऐसा एक स्टोरेज एरिया है जो क्या बोलता है कि आपकी सबसे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आप मुझे बताओ, उसके बिहाफ पे, क्योंकि एक बार तो कोई भी मेमोरी इकट्ठी यूज़ नहीं करेगा, वो क्या करेंगे एक एक बारी बारी में अपनी मेमोरी यूज़ करेंगे। पर स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर बोलता है कि आपको मैंने मेमोरी बना के दे दी है, आप जब मर्जी आओ। अब मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना था वो एंटर कर गया, है ना। इसी के साथ मान लेते हैं किसी को अपनी सैलरी एंटर करनी थी उसने एंटर कर दी। मान लेते हैं साथ में उसने अपना नाम एंटर करना था वो भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। पर यूनियन है, यूनियन में वही पाबंदी है। क्या पाबंदी है कि सिर्फ 1 आइटम ही क्या हो सकती है, 1 टाइम पे जा सकती है। ओके, ये इसकी क्या होती है, एक केस होता है, तो इसको हाईलाइट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है। ये पॉइंट तो समझाए ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ कि जब आप क्या करते हो, एक मेमोरी एलोकेट करते हो सी लैंग्वेज में, और उसके लिए आप जब आप स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज़ करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसको समझाने के लिए मुझे ये सारे बैकग्राउंड आपको समझाना पड़ा, तभी आप वो सारे पॉइंट समझ पाएंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम मेमोरी डिफाइन करते हैं। मेमोरी में स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं बेसिकली, जब आपको मतलब सेट ऑफ अलग अलग जो डाटा स्टोर करना होता है उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इसने क्या किया है, सबसे पहले टाइप डेफ क्या काम करता है, ये बोलता है कि आप किसी चीज़ को डिफाइन कर दो। डिफाइन करने के बाद आप क्या करो, आप उसको उसका कोई छोटा नाम दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, आप देखते हो ना, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम है, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई भी XYZ, जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी का कॉलेज है, ठीक है, महात्मा गांधी का कोई कॉलेज है ना, सपोज कर लेते हैं महात्मा गांधी जी का कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज सपोज कर लेते हैं ये वाला ऐसे कोई कॉलेज है। तो अगर मुझे इसको इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा शॉर्ट में, मैं लिखूंगा इसको MGC, महात्मा गांधी कॉलेज, है ना। तो वही चीज़ होती है, टाइप डेफ क्या करता है, वो बोलता है आप किसी चीज़ को डिफाइन तो कर दो, अगर आपको उसको छोटे नाम में यूटिलाइज करना है तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप डेफ में मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा एक तरीके से डिफाइन कर दिया नोड को अपना रहे। अब मैंने क्या किया लास्ट में, जैसे मैंने इसको डिफाइन कर दिया और जैसे ये इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई, है ना, जैसे इसकी डेफिनेशन कहाँ खत्म हुई सर, हमारी यहाँ पे खत्म हुई। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि जो टाइप डेफ है ये वाला सारा का सारा जो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको मैं सिंपल नाम देता हूँ नोड। सिंपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नोड, कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको नोड नोड मैं करके यूज़ करूँगा मेमोरी में, तो इसका मतलब है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस पूरे की पूरे नोड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मुझे बार बार पूरा स्ट्रक्चर नोड करके ये पूरा लिखना ना पड़े, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, उसका छोटा सा नाम कर दिया नोड। तो जहाँ पे भी मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नोड यूज़ करूँगा, इसका मतलब है कंपाइलर मेरा समझ जाएगा कि मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ओके, इस ये तब यूज़ किया जाता है तब आपको बार बार एक ही लाइन बार बार रिपीट ना करनी पड़े। आप ऐसे समझ लो ये नोड कैसे काम कर रहा है, लाइक अ मैक्रो।
है ना। जैसे हमने मैक्रो पढ़ा है, मैक्रो क्या काम करता है, बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जहाँ पे कोई चीज़ रिपीटेशन में होनी होती है, तो हम क्या करते हैं उसको एज अ स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम बाद में जो मैक्रो की शॉर्टकट की कमांड है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही है, हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया और उसको बाद में हमने क्या बोला कि हम विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, नोड कीवर्ड लिखेंगे और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। डन, ये चीज़ समझ आ गई। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड, बाकी तो नोड स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक मेमोरी एलोकेट करेगा। अब मेमोरी में क्या मैंने डिफाइन किया हुआ, सिर्फ एक, जो भी एक हमारे पास मेमोरी होगी उसमें डाटा किस टाइप का स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा। सेकंड मैंने क्या बोला, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर की मेमोरी है, इसको आप पूरा ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कितने चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। दो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हमारे पास रैम आ गई। रैम में ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आ गया डाटा, ठीक है, डाटा मतलब जो यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, डाटा बोलो या फिर वैल्यू बोलो। प्लस मैंने सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, मैंने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, उस स्ट्रक्चर का नाम बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर नोड मैंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक पॉइंटर डाल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है नोड। तो जो मेरा नोड नाम का स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एक बॉक्स में तो डाटा आएगा, सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, सेकंड बॉक्स में जो यहाँ पे मेरा नोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन में फिर से एक नोड क्रिएट हो जाएगा, और वो नोड क्या होगा, बेसिकली नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे पॉइंटर है। ओके, और पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है, या फिर ऐसे समझ लो, पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी है, सपोज कर लो एक ऐसी मेमोरी है जो क्या करती है, जो स्टोर करती है, क्या स्टोर करती है बेटा, एड्रेस। बस आप इतना पॉइंट याद रख लो, आपके लिए इतना बहुत है। एक ऐसी मेमोरी है या फिर एक ऐसा वेरिएबल है, क्योंकि मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ही बोलते हैं कई बार। तो एक ऐसी वेरिएबल है या फिर ऐसी मेमोरी है जो क्या करती है, एड्रेस स्टोर करती है। देखो, कुछ मेमोरी हम क्या करते हैं, कुछ मेमोरी में सर हम डाटा स्टोर करते हैं, और कुछ ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे हम एड्रेस स्टोर करते हैं। तो वो कौन सी एक्चुअल में कौन सी बन जाती है, वो हमारे पॉइंटर्स बन जाते हैं। ये चीज़ समझ आ गई कैसे ये वर्क करता है, क्या ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम थोड़ा एग्जांपल के वे में समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि सर क्या आप बोल रहे हो, कैसे वो वर्क करता है, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना लंबा समझा रहा हूँ, ताकि आपके जो मल्टीपल जो डाउट्स आते हैं ना मन में, वो सारे क्लियर हो जाएं। तो सपोज कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल एक सी का कोड लिख लेते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, उसके पहले हैश इंक्लूड, सबसे पहले हमें मुझे इनपुट आउटपुट फंक्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम कौन सी लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड IO.h का हम यूज़ करते हैं। पता है ना ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जब भी हमें इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस होते हैं अपने प्रोग्राम में ऐड करने होते हैं। सेकंड, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका ये स्ट्रक्चर नोड है, अब यहाँ पे ये देखो पॉइंटर वगैरह का आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ का, सर हम एक तरीके से स्टैंडर्ड LIB, या फिर जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के, हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली यूज़ करते हो हैश इंक्लूड stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बेटा सारे आपके जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, या फिर सिंपल ऐसे बोल लो कि जो भी मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो भी फंक्शंस होते हैं, वो आपके कहाँ पे मिलते हैं, आपको इस वाली लाइब्रेरी फाइल के अंदर मिलते हैं, stdlib.h हम इसको बोलते हैं। अब सबसे पहले देखो, वही चीज़ हमें करनी है, हमें क्या करना है, हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन करना है ना। जैसे हम क्या करते हैं, जब कोई अपने घर हम बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने वही कर दिया, टाइप डेफ, क्योंकि मुझे बार बार स्ट्रक्चर नोड नहीं लिखना है, तो मुझे सिंपली नोड लिखना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको डिफाइन कर दिया पहले से ही, कि मैं क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर नोड बना रहा हूँ अपना। उस नोड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपली एक डाटा डालना है, उसमें इंट डाटा मुझे डालना है। सेकंड, मुझे क्या डालना है कि कल को मैंने एक और स्ट्रक्चर अपना कोई बनाया, तो उस स्ट्रक्चर का एड्रेस कहाँ जाना चाहिए, इस नोड के अंदर मेरे यहाँ पे जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मान लेता हूँ, ये मैंने कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे मेरी क्या हो गया, ये तो पूरा मेरा स्ट्रक्चर नोड मेरा पूरा डिफाइन हो गया। अब टाइप डेफ, मुझे उस मैंने उसको क्या नाम देना है, मैं नोड दे सकता हूँ, ए दे सकता हूँ, बी दे सकता हूँ, सी दे, कुछ भी आपको देना है वो दे सकते हो। पर आपको याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे, वही चीज़ आपको नीचे भी यूज़ करनी है।
तो मान लेते हैं मैंने इसका नाम क्या कर दिया, नोड कर दिया। डन। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, एक पूरा पूरा नोड क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। समझ आ गया? अगर आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न आ रही है ना कि अगर आपको इसको नोड नाम नहीं देना है, आप क्या चाहते हो कि आप, मैंने सिंपली, मेरे का बोलने का मतलब ये है कि जो आपका ये वाला चीज़ है ना, ये वाली चीज़ पूरी, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ बार बार नहीं लिखनी है। सिंपली आपको ये चीज़ क्या करनी है, आप चाहते हो इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए। कितना लंबा कोड सर बार बार कौन लिखे? तो मैंने बोला ठीक है बेटा, आप क्या करो, आप इसके लिए सी लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है टाइप डेफ। ये क्या बोलता है, आप किसी भी चीज़ को एक बना दो और उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन किसी नाम में स्टोर कर दो। तो छोटी सी डेफिनेशन कौन सी होती है, आप उसका कोई नामकरण कर दो। तो नामकरण के लिए मैंने कर दिया, मान लेते हैं कि नामकरण कुछ भी आप दे सकते हैं, मान लेते हैं मैंने नोड ही नामकरण कर दिया, लेकिन नोड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं नोड ही तो बनाऊंगा ये सारे, तो मैंने नोड ऐसे करके उसका नामकरण कर दिया। अब जब भी मुझे प्रोग्राम में इसको यूज़ करना होगा तो मैं सिर्फ नोड ही लिखूंगा, मैं इतने पूरी चीज़ नहीं लिखूंगा। समझ आ गया क्या मतलब होता है? जब भी मैं प्रोग्राम में कहीं यूज़ करूंगा तो मैं सिर्फ नोड ही लिखूंगा। ये पूरा पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, ये सारा पूरा पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये हमने बना दिया ब्लूप्रिंट। अब मैं ले लेता हूँ फंक्शन। थिंक है क्योंकि इस फंक्शन में मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो मैंने क्या बना दिया, वाइड फंक्शन बना दिया, वाइड मेन। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लूप्रिंट तो बना दी है। ओके, क्योंकि मैंने ये क्या बात बोला है, जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे मेन फंक्शन से। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर हमें बताना तो पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम हमारा एक नोड है उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक हम अपनी क्या कर रहे हैं, मेमोरी एक अपनी अलग से डिफाइन कर रहे हैं, है ना, कि या फिर क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए हमें उसको बताना पड़ेगा। तो नाम क्या है उसका, सर नाम तो आपने छोटा कर दिया, नोड कर दिया, तो वही नोड मैंने बेटा यहाँ पे लिख लिया, नोड। अब नोड क्या किया मैंने, क्या कर दिया, पॉइंटर कर दिया, पॉइंटर ए इज इक्वल टू क्या होगा, नोड स्टार। अब उसके आगे मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमारे पास एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, मेलोक एंड केलोक, है ना। मेलोक एंड केलोक फंक्शन पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए। जब भी हमें क्या करनी पड़ती है, जब मेमोरी एलोकेट करनी होती है डायनेमिकली, है ना। जैसे डायनेमिकली आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही डाटा है, तो इसके लिए तो कितना एलोकेट हो जाएगा, 2 बाइट एलोकेट हो जाएगा। पर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर ऊपर आपको एग्जांपल बताया था, फ्लोट भी मुझे ऐड करना है, कैरेक्टर मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिर नीचे थोड़ा बताऊँगा। तो मैं सिंपली ये बोलूँगा, मैं मेलोक फंक्शन यूज़ करूँगा। मेलोक फंक्शन के अंदर मैं इसको बोल दूँगा, मेलोक फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये इसके आगे ही आएगा, मेलोक के आगे ये वाला जो यहाँ पे, मेलोक के आगे मैंने बोल दिया कि साइज़ ऑफ, साइज़ ऑफ, साइज़ ऑफ किसका, साइज़ ऑफ जो मेरा नोड है उसका जितना भी साइज़ है उसके बिहाफ पे क्या करो, आप मुझे एक मेमोरी एलोकेट कर दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था साइज़, अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो यहाँ पे जो ये हमने नोड जो बनाया हुआ, तो इसका साइज़ कितना है, सर इसने सिर्फ इंटीजर ही यूज़ किया है, तो इसका साइज़ कितना होगा, 2 बाइट होगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने बोला अब यहाँ पे वही एग्जांपल आ गया, चाहे फ्लोट ऐड करो चाहे कैरेक्टर ऐड करो, तो उस चीज़ के लिए आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मेलोक फंक्शन क्या होता है, ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो वो सबसे पहले देखेगा, अच्छा नोड, नोड क्या है आपका, वो देखेगा नोड, अच्छा नोड क्या है, अच्छा नोड ये वाला नोड आप इसकी बात कर रहे हो, ये वाला जो नोड आपने डिफाइन किया इसकी बात कर रहे हो, अच्छा इसके अंदर कितनी डाटे कितनी मेमोरी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो मेमोरी तो आपको एक ही रिक्वायरमेंट है। दूसरा तो आपने सिंपल बोला है कि एक ऐसा पॉइंटर आप बना दो जो अगले को एड्रेस करेगा, है ना। एक ऐसा पॉइंटर आप बना दो जो अगले को एड्रेस करेगा। तो वो क्या करता है, एज़ पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है नोड की उसके बिहाफ पे क्या करता है, कंप्यूटर में वो मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा नोड नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इस नाम नोड का नाम क्या कर दिया मैंने, ए कर दिया है। तो जो मेरा ए नाम का नोड होगा, ठीक है, जो मेरा ए नाम का नोड होगा, तो ए नाम के नोड, इसको तो मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो हमारे पास ए नाम का नोड होगा, ठीक है, ए नाम का नोड होगा, इसको मेमोरी कैसे मिलेगी, उसको मेमोरी देख उसकी मेमोरी देखी जाएगी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में मेरे पास एक तो 2 बाइट की मेमोरी है ना, तो उसको क्या मिल जाएगी, 2 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी। अच्छा, साथ में सर एक तो अलग अलग अगले पॉइंटर की भी तो बात की है, तो अगले पॉइंटर को भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उसको मेमोरी मिल जाएगी।
ठीक है, अगला पॉइंटर मान लेते हैं वो भी 2 बाइट का था, तो यहाँ पे 2 बाइट इसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें मैलोक फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली देख लेता है, उसके बिहाफ पे क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। ये चीज़ तो आपको पता है, 2 बाइट जो ऊपर वाला है, ये तो आपको पता है, अगर इंटीजर है तो 2 बाइट मिल जाएगा। तो वैसे ही जो अगर आपका जो अगला एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस के बिहाफ पे भी क्या होता है, वहाँ पे मेमोरी ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम होता है वो क्या करता है, एलोकेट कर देता है। तो ऐसे करके आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारे पास जो नोड है उसके लिए हमारी एक मेमोरी क्रिएट होगी। डन। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मुझे एक से ज़्यादा क्रिएट करने हैं, तो यही चीज़ मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ शायद रिपीटेशन का अगर मिल जाए मुझे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन का एक सेकेंड। ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पे रिपीटेशन का मिल गया, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए की जगह मैंने यहाँ पे बी कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए की जगह यहाँ पे सी कर दिया। अब यहाँ पे आपको लग गया पता है कितने हमने नोड डिफाइन कर दिए सर, हमने 3 नोड यहाँ पे डिफाइन कर दिए। हुआ क्या, यहाँ पे ए मेरी मेमोरी बनेगी, एक हमारे पास बी मेमोरी बनेगी और एक हमारे पास सी मेमोरी बनेगी। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, मेमोरीज एलोकेट कर दी। अब आपकी मेमोरीज तो बन गई है ना। यहाँ पे इस जगह पे आपने क्या किया, इस जगह पे सर हमने जो हमारे पास हमने पहले जो नक्शा बनाया था, उस नक्शे के बिहाफ पे हमने अपने मकान खड़ा कर दिया अपने मकान खड़ा कर दिया। इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया। कितने मकान खड़े कर दिए आपने, 3 मकान खड़े कर दिए। अब आपको क्या करना है, मकान में कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालनी है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसको वैल्यू देनी है, क्योंकि मेमोरी आप खाली थोड़ा रखोगे। ठीक है, तो इसको मैं उठा के नीचे ले आता हूँ ज़रा, एक सेकेंड, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ज़रा। ठीक है, तो आपकी ये जहाँ पे ये मेमोरी बनी है, अब आप क्या चाहते हो, इस मेमोरी में आपको डाटा तो डालना है ना, खाली थोड़ा रखनी है आपको ये मेमोरी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर जो हमारे पास ए एड्रेस है, उस एड्रेस के अंदर आप क्या डाल दो, उस एड्रेस का जो डाटा पार्ट है, ठीक है, उस एड्रेस का जो डाटा पार्ट है ना, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ ये वाला डाटा, उस एड्रेस का जो डाटा है उसके अंदर आप क्या डाल दो, उसके अंदर आप डाल दो 10। सोच कर लेते मैंने 10 डाल दिया। वैसे ही मान लेते मैंने बी मेरा जो था, बी मेरा जो मेमोरी है ना, जो मेरा बी एड्रेस है, बी एड्रेस के जो डाटा पार्ट है उसमें आप डाल दो 20। वैसे आपका सी एड्रेस है, सी एड्रेस को जो डाटा पार्ट है उसमें आप डाल दो 30। ऐसे करके इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे सर हमारा जो मेमोरी होगी, ठीक है, हर एक मेमोरी का जो एड्रेस तो डाटा पार्ट होगा, डाटा पार्ट कौन कौन सा है मैं यहाँ पे जैसे बना देता हूँ। डाटा पार्ट में चला गया मेरा 10। यहाँ पे जो बी था, बी का जो डाटा पार्ट था, ये हमारा सी का डाटा, मतलब बी का डाटा पार्ट में कितना चला गया, 20 चला गया। वैसे ही हमारा सी के डाटा पार्ट में कितना चला गया, 30 चला गया। तो ऐसे करके क्या हुआ है, बेसिकली आपके जो अलग अलग आपने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, एक घर बनाया था, उस घर की जो डाटा वाला हिस्सा था आपने उस हिस्से में 10 डाल दिया। वैसे ही जो आपका बी नाम का घर था, बी नाम के घर में आपने क्या कर दिया, उसका जो डाटा पार्ट था जहाँ पे आप डाटा डाल सकते थे उसमें आपने 20 डाल दिया। और वैसे ही जो थर्ड था, तीसरे नंबर का था, वहाँ पे आपने क्या कर दिया, 30 डाल दिया। तो ऐसे करके क्या किया, बेसिकली आपने जो डाटा था वो तो आपने डाल दिया। अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे सर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जो हम ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड करता है, जो हम बेसिकली सर आप लिंक लिस्ट की बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको कनेक्ट भी करना है। ठीक है, या फिर कनेक्ट बोलो, या फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन जैसे आप करोगे, ज्वाइन आप कैसे करोगे कि सर ए का जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो भी आपका नोड होगा उसका जो नेक्स्ट वाला हिस्सा होगा। ठीक है, तो ए का जो नेक्स्ट वाला सर हिस्सा होगा उसके अंदर आप क्या कर दो, उसके अंदर आप बी का एड्रेस डाल दो। ठीक है, मान लेते हैं बी, यहाँ पे ए का एड्रेस था 101, ओके, और बी का एड्रेस मान लेते हैं 110 था, और सी का एड्रेस मान लेते हैं 150। ऐसे करके अलग अलग हो सकता है, एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि ए का जो एड्रेस वाला पार्ट है, एड्रेस वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला जो खाली सा दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ये जो खाली वाला दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, इसके अंदर सर हमारे पास जो बी का एड्रेस है, बी का एड्रेस कितना है 110, तो 110 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कब चला जाएगा, जब मैं ये चीज़ यहाँ लिखूंगा कि ए में, ए का जो नेक्स्ट का जो हिस्सा है, ए जो हमारे पास मेमोरी है, इसमें एक तो हमारे पास डाटा का हिस्सा है, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना क्या क्या चीज़ें हैं।
जो आपका एक लिंक लिस्ट है, उस लिंक लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो आपका डाटा वाला हिस्सा है, दूसरा कौन सा हिस्सा हिस्सा है आपका नेक्स्ट वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप क्या डालोगे, एड्रेस डालोगे। देखो वो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। एक तो आपका डाटा वाला हिस्सा है, दूसरा आपका कौन सा हिस्सा है जो आपने डिफाइन किया हुआ है, एड्रेस वाला हिस्सा है ना, ये पॉइंटर वाला हिस्सा है। तो एक में डाटा जाएगा, दूसरे में एड्रेस जाएगा। वो आपकी मर्जी है आप कौन सा एड्रेस डाल रहे हो, क्योंकि आप अभी लिंक लिस्ट बना रहे हो। तो आप क्या चाहोगे, एक तो आप यही चीज़ चाहोगे ना कि लिंक लिस्ट होती कैसी है। लिंक लिस्ट बेटा है आपकी एक्चुअल में ऐसी होती है, अगर आप इसको थोड़ा बनाऊँ कि आपको क्या होते हैं लिंक लिस्ट, कि आपका बन गया ए नाम का कोई आपका एड्रेस आ गया, मान लेते हैं 101 आ गया, इसमें डाटा था 10। अब इस जगह पे क्या होगा, आप इसको ज्वाइन करोगे, जोड़ोगे। आगे आगे आप किसके साथ जोड़ना चाहोगे, आगे आपकी जो बी नाम की मेमोरी है, तो बी नाम की मेमोरी है, मान लेते हैं वो 105 से स्टार्ट हो रही है। तो 105 आप कहाँ, 105 पे वो कैसे जाएगा, उसको हमें बताना तो पड़ेगा ना। तो जो उसका एड्रेस वाला पार्ट है, ये तो उसका डाटा वाला पार्ट है लिंक लिस्ट का, और ये उसका क्या है, एड्रेस वाला पार्ट है। तो एड्रेस वाले पार्ट में आपको कितना पता देना पड़ेगा, अगर आपको बी के पास जाना है तो आप बोलोगे 105 आपने उसको एड्रेस दे दिया। ओके, तो 105 का जो एड्रेस है, बेसिकली जो बी का एड्रेस है, वो आपने कहाँ पे डाल दिया, इस एड्रेस वाले हिस्से में डाल दिया। तो ऐसे करके क्या हुआ, ये जुड़ गए आपस में, है ना। जैसे आप देखते हो ना रेल की पटरी, मतलब जो रेलगाड़ी होती है वो जुड़ जाती है, एक डिब्बे दूसरे डिब्बे के साथ जोड़ते हो। तो वैसे ही आपने क्या किया, अगले डिब्बे को जोड़ने के लिए उसका जो एड्रेस था, वो फर्स्ट वाले डिब्बे के जो लास्ट वाला पार्ट था वहाँ पे आपने डाल दिया। अब बी के अंदर डाटा कितना है, बी का अपना डाटा कितना है सर, बी के अंदर डाटा हमने डाला था 20, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, बी के अंदर डाटा कितना है 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे उसका डाटा तो 20 है। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक तीसरी मेमोरी भी तो बनाई है एक, है ना, मैंने अपने एक थर्ड नोड भी तो बनाया है। क्या बनाया है थर्ड नोड, देखा, थर्ड नोड भी बनाया ना, देखो 1 2 3, तीसरा भी तो बनाया है। तीसरे के अंदर डाटा कितना पड़ा है मेरे पास, 30। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, सी, सी में मान लेते हैं कोई भी मेमोरी है 115 है, सपोज कर लेते हैं। अब यही चीज़ मैं अगर आपसे कल को पूछूं, मेरे को बताओ बेटा, आपने ए और बी को तो आपस में जोड़ दिया, है ना। होगा क्या, जब कोई हम ए को ढूंढेंगे, मतलब ए के ऊपर जाएंगे, तो मुझे पता होगा ए का जो एड्रेस पार्ट है, जैसे मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, बी के पास पहुंच जाऊंगा। पर मुझे बी से अगर सी को जोड़ना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सी का एड्रेस चाहिए होगा। तो सी का एड्रेस मुझे कहाँ डालना पड़ेगा, बी के एड्रेस वाले पार्ट में डालना पड़ेगा। इसका मतलब है ए के एड्रेस पार्ट में कितना आएगा, 105 आएगा, जो किसका एड्रेस है, बी का एड्रेस है। और बी के एड्रेस पार्ट में 115 आएगा, जो किसका एड्रेस है, अगले नोड का एड्रेस है। तो ऐसे करके आपका पूरा जो एक तरीके से स्ट्रक्चर होती है लिंक लिस्ट का, वो वर्क करता है। देखो एक ये पूरा टॉपिक है, उसके लिए थोड़ा लंबा हो गया है, आई नो ये थोड़ा लंबा चला गया है, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो एग्जाम में गलत करके आओ। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस आ गया। एड्रेस आपने किसका डाला था, बी का डाला, तो यहाँ पे बी लिख दो। वैसे आपने बी का जो नेक्स्ट का जो एड्रेस का पार्ट था, वहाँ पे आपने क्या डाला, वहाँ पे आपने सी का डाल दिया, है ना। अब देखो सी के आगे तो किसी का भी एड्रेस नहीं है, देखो सी के आगे तो खाली है। तो हमें सी के आगे क्या डालना पड़ता है, नल डालना पड़ता है, कि कुछ भी नहीं है इसके आगे, एड्रेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नल डालना पड़ता है। तो सी का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जब आप एंड ऑफ द लिंक लिस्ट पहुंच जाते हो तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हो, तो वहाँ पे हम नल का यूज़ करते हैं, ताकि हम सिस्टम को बता पाएँ कि इसके आगे कोई भी एड्रेस नहीं है, या फिर इसके आगे कोई भी हमने लिंक लिस्ट नहीं बनाई हुई है। तो ऐसे करके पूरा जो लिंक लिस्ट का टॉपिक होता है वो वर्क, मतलब पढ़ाया जाता है बेसिकली। ठीक है, समझ आ गया कैसे ये वर्क करता है ना। अब आप बोलेंगे कि सर काफ़ी लंबा हो गया, एक टॉपिक लंबा कर दिया आपने। पर चलो, जिन बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कोई बच्चे, तो उनका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज अ लीफ नोड। देखो लीफ नोड में कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या मतलब होता है लीफ नोड का, आप देखो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मुझे बताने ही पड़ते हैं, मैं आप बिना बताए नहीं कर सकता हूँ उसको। ठीक है, जैसे मैंने एक चीज़ क्या बताई थी आपको, कल भी शायद मैंने बताया था कि बेटा जो सबसे आपके लास्ट वाले होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले जो होते हैं जिनके आगे कोई भी नोड नहीं होता है ना, जो आपका ये गोला होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम नोड बोल देते हैं। ओके, तो जो सबसे लास्ट वाले नोड होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड तभी इनको बोलते हैं कि इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। तो वही लिखा है कि उसके कितने बच्चे होते हैं, कितने चिल्ड्रन होते हैं। ऑब्वियसली अब ये भी बच्चे हैं मान लेते हैं, ये बच्चे हैं, तो इनके आगे बच्चे अभी कहाँ होंगे, कोई भी हुए ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी क्या होता है, कोई भी एक तरीके से नोड नहीं होता है ना। ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे टॉप वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं।
या फिर इसको क्या बोल देते हैं, पेरेंट बोल देते हैं। पेरेंट के आगे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये वाले क्या बन गए, जो आपका ये वाला है इसके कॉन्टेक्स्ट में जो ये वाले दोनों हैं ये क्या बन गए इसके, अगर ये इसका पेरेंट है, ये वाला पेरेंट है, तो ये दोनों क्या बन गए, ये इसके चाइल्ड्स बन गए, चिल्ड्रन बन गए या फिर चाइल्ड बन गए, है ना, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। और आपस में ये दोनों क्या बन गए, भाई बहन बन गए, सिबलिंग बन गए, है ना, एक ही लेवल पे आते हैं ये। अब जो चाइल्ड नंबर 1 है ये क्या बनेगा, ये क्या कर रहा है, एक तो चिल्ड्रन भी है, चिल्ड्रन किसका है, अपने ऊपर वाले का, पर ये पेरेंट भी है, फादर भी है या फिर मदर भी है, किसका, जो उसके नीचे वाले हैं। ठीक है, ऐसे करके जो हम जैसे अपनी वंशावली पढ़ते हैं तो बस वैसे ही है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। पर लीफ नोड क्या होता है, सपोज कर लो आप अभी लीफ नोड हो, आपके अभी आगे कोई चिल्ड्रन नहीं है, बच्चा कोई भी नहीं है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके कितने बच्चे हैं, आप बोलेंगे सर एक भी नहीं है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि जो आपकी लीफ नोड होती है उसमें कोई भी एक तरीके से कोई भी आगे बच्चे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। डन। कुछ पॉइंट होते हैं इजी होते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूआरएल। तो इनवैलिड यूआरएल यहाँ पे कौन सा है, तो देखो यहाँ पे इनवैलिड आपका कौन सा बन जाएगा, बी आपका बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब भी हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल आता है। ओके, प्रोटोकॉल के बाद आप क्या डालते हो, कोई भी अपना डोमेन डाल देते हो। ओके, जैसे प्रोटोकॉल क्या पढ़ाया था हमने, प्रोटोकॉल मैंने को क्या बताया था बेटा, अगर आप नॉर्मली किसी साइट को सर्फ कर रहे हो तो आप किसका यूज़ करते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। आप किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो उसके लिए आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। HTTP के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर कितना, पोर्ट नंबर 80 यूज़ करते हैं। अगर वो हमारे पास HTTPS अगर आप यूज़ कर रहे हो, सिक्योर वाला अगर आप यूज़ कर रहे हो, तब आप उसके लिए 443 यूज़ करते हो। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम FTP बोलते हैं, उसके लिए आप पोर्ट नंबर कितना यूज़ करते, चलिए आप होमवर्क रहेगा ये। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, काफ़ी बच्चों ने चलो पहले भी कमेंट किया था, पर चलो ये आपका छोटा सा एक होमवर्क रहेगा ताकि आपको रिवाइज होता रहे जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ओके, इसका मतलब है कि जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले www नहीं आता है, सबसे पहले क्या आता है, उसका प्रोटोकॉल का नाम, चाहे HTTP है चाहे कोई और है। यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं था तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आप देखते हैं ना, जैसे आप क्या लिखते हो, आप तो www.google.com लिखते हो, तो उससे पहले ऑटोमेटिकली HTTP ऐड हो जाता है ना। तो इस ये तो स्टेटमेंट ठीक है, पर यहाँ पे ये गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे www कभी भी नहीं आता है। www हमेशा क्या होता है, बाद में आता है। हमेशा प्रोटोकॉल जो हमारा HTTP है वो पहले आता है। ओके, तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो अपने समझ नहीं होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बाकी देखो, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका URL होता है उसमें मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि व्हाट डज द पोर्शन आफ्टर द क्वेश्चन सिंबल रिप्रेजेंट। ओके, जैसे यहाँ पे अगर देखा, जैसे यहाँ अगर यहाँ पे ये क्योंकि इसको देख के मुझे याद आ गया कि क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो वो क्या क्वेश्चन था, चलो मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, शायद इसमें पूछा था, TCS के द्वारा ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि इन अ URL जैसे व्हाट डज द पोर्शन, ठीक है, पोर्शन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है जो यहाँ पे दे रखा है ये वाला क्वेश्चन मार्क, सिंबल रिप्रेजेंट, तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ये जाता है कि सर द क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या है सर, हमें मतलब नहीं समझाया बेटा, एक्चुअली में होता है क्या है, आप अब कल को गूगल जब आप खोलोगे ना, जब आप क्या करोगे, गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करोगे, तो मान लेते हैं आपने अपना गूगल का वेब पेज ओपन किया है और यहाँ पे अपने सर्च कर दिया, सपोज कर लेते हैं कि फैशन के बारे में आपने सर्च कर दिया, ठीक है, फैशन आपने यहाँ पे गूगल में सर्च किया, तो अब क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ को सर्च करोगे ना, तो जो उसका URL होता है, गूगल का URL होता है, ठीक है, URL कहाँ होता है, जो ऊपर यहाँ पे होता है ना, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे लिखा होता है www.google.com, इसको हम URL बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखोगे, जब आपने ये चीज़ सर्च की होगी, तो वहाँ पे देखना कैसे लिखा होगा, www.google.com, फिर उसके बाद वही चीज़ लिखी होगी, मेंशन की होगी क्वेरी करके। ओके, क्या लिखा होगा, google.com, फिर यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन करके लिखा होगा वहाँ पे क्वेरी इज इक्वल टू, आपने जो चीज़ जो आपने सर्च की होती है, आपने क्या सर्च की है, फैशन। ओके, तो फैशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक तरीके से देखो वही चीज़ लिखी है कि
क्वेश्चन मार्क के आगे जो आपका क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे लिखा होता है ना यूआरएल के आगे, उसके आगे जो ये चीज़ होती है वो क्या होता है, वो एक तरीके से क्वेरी होती है। आप क्या करते हो, उनका जो भी जितना भी डाटाबेस है, जितने भी उनके सर्वर हैं गूगल के, वो क्या करते हो आप उसमें एक क्वेरी डाल देते हो अपनी कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज़ ढूंढ के दो। तो जहाँ जहाँ पे वो चीज़ उसको मिल जाती है, तो वो क्या करता है आपको उसके एड्रेस दे देता है कि यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकली वे में पूछी जा गई थी एक बार एग्जाम में, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या मतलब होता है कि जो क्वेश्चन मार्क के आगे जो आगे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारे क्वेरी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एचटीएमएल टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। देखो लाइन ब्रेक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका राइट आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एच आर मैंने आपको बताया था, एच आर हॉरिजॉन्टल आपकी मतलब रूरल बोलते हैं, या फिर इसको थीमेटिक ब्रेक भी बोलते हैं। ये मैंने आपको बोला था, एग्जाम में पूछा जाता है कि थीमेटिक ब्रेक जो आपका टैग होता है वो क्या होता है ना। तो एचआर क्या करता है बेसिकली, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐड करनी है अपने हमारे आपके वेब पेज के ऊपर ना, तब आप एचआर टैग का यूज़ करते हो। ओके, बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यू एल आप यूज़ करते हो जब आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट करनी होती है, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, बुलेटर लिस्ट बोलते हो। बी टैग आप यूज़ करते हो जब भी आपको कोई टेक्स्ट मोटा करना होता है, ठीक है, टेक्स्ट को जब आपको बोल्ड करना होता है। एल आई टैग आप यूज़ करते हो किसके लिए, जब आपको कोई लिस्ट आइटम डिफाइन करनी होती है ना। तो अलग अलग जो टैग्स होते हैं अलग अलग मतलब होता है इनका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने आपको बताई दिया, या फिर थीमेटिक ब्रेक एच आर टैग का आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एचटीएमएल टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज। जब भी आपको फोटो ऐड करनी होती है ना, तो फोटो ऐड के लिए आप IMG टैग का यूज़ करते हो। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और IMG टैग के अंदर पूछ लिया जाए कि कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो, तो एट्रीब्यूट आप SRC का यूज़ करते हो, है ना। जब आप कोडिंग सीखोगे ना HTML की, तो इमेज टैग के अंदर आप क्या यूज़ करते हो, SRC एट्रीब्यूट, मतलब जिसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, जो ये तो आपको टैग आ गया ना, इसको आप क्या बोलते हो, टैग बोलते हो। और टैग के अंदर जो ये वाला आप हिस्सा लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो, उसका एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या डालते हो कि आपको वो फोटो है वो कहाँ से लेकर आनी है। जैसे आप क्या करते हो, मान लेते हैं आपका कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर में आपने क्या किया, आपने सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, आपने सी ड्राइव के ए नाम का फोल्डर था आपका, उस ए नाम के फोल्डर के अंदर आप अंदर आपने फ़ोटो डाली है image.jpeg करके। तो यही अगर फ़ोटो अगर आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपको कैसे ऐड करनी पड़ेगी, आप इसको ऐड करेंगे सी के अंदर, जैसे आप जाएंगे उसके बाद आपको मतलब रास्ता देना पड़ता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, सोर्स, कि आप उसको कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो सी के अंदर ए नाम का मेरा फोल्डर था सर, उसके अंदर मेरे पास फ़ोटो पड़ी थी इमेज डॉट। अब देखो उसकी एक्सटेंशन भी आपको लिखनी पड़ती है, अगर आप उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखोगे ना, तो वो उसको पहचानेगा ही नहीं। ये काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है JPEG। तो जब आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो होगा क्या, जब आप इस कोड को अपने HTML ब्राउज़र में यूज़ करोगे, तो उससे बेसिकली ब्राउज़र में यूज़ करोगे, तो जो भी फ़ोटो होगी, कोई भी फ़ोटो होगी, जैसे मान लो कोई पहाड़ बोर्ड होगी फ़ोटो, कुछ भी फ़ोटो है, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे करके जो आपका इमेज टैग है वो वर्क करता है। और ये काफ़ी बार पूछा आता है SRC टैग। तो SRC टैग क्या काम करता है, जब आपको कोई सॉरी SRC एट्रीब्यूट क्या काम करता है, जब आपको कोई फ़ोटो वगैरह है आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, आपको उसको अगर एक तरीके से अपने कोड में ऐड करना है, तब आप उसके लिए इसका यूज़ सहारा लेते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेस इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल। देखो स्टाइल जब भी आपको डिस्क्राइब करने हैं तो उसके लिए आप किसका सहारा लेते हैं, तो सर इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे CSS का, जिसको हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट हम इसको बोलते हैं। ओके, और अभी इसका जो वर्जन चला हुआ है, जो शायद वर्जन 3 चला हुआ है, CSS 3 चली हुई है, और HTML का वर्जन 5 चला हुआ है। ठीक, अभी मुझे इतना ही आइडिया, बाकी इसके अलावा कोई अगर वर्जन आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, पर करंटली मुझे यही याद है इसका CSS का 3rd चला था, और HTML का 5th वर्जन यहाँ पे चला हुआ है। ओके, बेसिकली HTML की हेल्प से आप क्या करते हो, आप उसकी हेल्प से एक तरीके से एक स्ट्रक्चरिंग बनाते हो, है ना। और CSS की हेल्प से आप क्या करते हो, स्टाइल करते हो उसको, कि आपको जो आपकी वेबसाइट है वो दिखेगी कैसे एक्चुअल में। बाकी देखो जावा, आपको पता ही है जावा भी एक तरीके से आपकी हाई लेवल या फिर बैक एंड प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास जावा, है ना। जेम्स घोसलिंग ने इसको इन्वेंट किया था। PHP आपको पता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसकी आप फिर फॉर्म हमेशा याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर।
प्री प्रोसेसर हम इसको बोलते हैं। पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम पूछा गया है ना। बाकी देखो जावास्क्रिप्ट जो आपका होमवर्क रहेगा, पीएचपी किसने बनाई है, पीएचपी का फाउंडर कौन, दो आपके होमवर्क हो गए। जावास्क्रिप्ट का आपको पता ही है, ये सर हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और पीएचपी हमारे कहाँ यूज़ करी जाती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारे पास क्लाइंट साइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बैड्रन एच करके जो पर्सन थे, इनके द्वारा इसको बनाया गया था, जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है। जैसे कि ये सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं कहीं ना कहीं। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। जो आपको होमवर्क दिया आप मुझे नीचे इसको जरूर कमेंट करेंगे। विच एट्रीब्यूट इन HTML ए टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द ईयर। देखो वही चीज़ जो मैंने SRC के लिए बताई थी ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं एंकर टैग के लिए, एंकर टैग में हम क्या देते हैं, हम लिंक देते हैं। लिंक कैसे देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आपने एक अपना वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट में आप जो आपका पहला पेज है, जैसे गूगल में आता है ना, पहले पेज में आप आते हो, फिर वो दूसरे पेज का आपको एक आइकन दे देता है छोटा सा। तो अगर आपको वो आइकन ऐड करना है, उस आइकन से होता है क्या है, बेसिकली आप अलग पेज पे चले जाते हो। तो उस पेज का जो लिंक होता है वो आप कहाँ डालते हो, एंकर टैग के अंदर डालते हो। तो इसके अंदर मान लेते गूगल में मेरा सेकंड पेज है, तो मैंने डाल दिया www.google.com/ कर दिया मैंने सेकंड, और यहाँ पे जो इसका नाम था वो भी मैंने क्या कर दिया, सेकंड। ठीक है, ऐसे करके मैंने अपना एंकर टैग बंद कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी मैं, अब मुझे ये वाला जो दो है वो कहाँ पे दिखेगा, ये वाला दो मेरा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दो मुझे यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले वेब पेज पे चला जाऊँगा, जो ये वाला URL लिखा ना, इस वाले पेज पे चला जाऊँगा, और जो मेरा URL होगा वो ये वाला दिखेगा मुझे यहाँ पे, www.google.com/2 करके मुझे दिखेगा कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, सेकंड नंबर वाले पेज पे हूँ। और वही यहाँ पे एग्जाम पूछा गया था कि अगर आपको URL ऐड करना है एंकर टैग के अंदर, तो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, href का आप यूज़ करते हो। ठीक है, इसको हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस या फिर हाइपर रेफरेंस बोल लो। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम इसको बोलते हैं। समझ आ गया, ये बेसिकली क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, कि आपको जाना कहाँ पे है। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेस्टिनेशन एड्रेस है, कि अगर आपको जाना है तो जाना कहाँ पे, वो एड्रेस आप मुझे बताओ यहाँ पे। डन, ऐसे करके जो पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में पूछे सारे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, आपको दोनों चीज़ें समझनी होती हैं। ओके, फिर जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रखा है, हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल ऑफ अ टेबल रो इन HTML। देखो जब भी आपको क्या करना पड़ता है, दो सेल को मर्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए आप किसका सहारा लेते हैं वो पूछा गया है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कॉल स्पैन का सहारा लेते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या है, इसने बोला है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक टेबल है, किस में टेबल है, आपने HTML में अपना टेबल बनाया हुआ। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरी रो नंबर, मान लेते हैं ये रो नंबर मेरी सेकंड है, मुझे क्या करना है, इसमें जो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, मतलब मुझे इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। जो ये मेरे पास एक रो है ना, वो ऐसे करके इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ता है, इस ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। कॉल स्पैन में हम क्या डाल देते हैं, कॉल स्पैन हम 2 कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉलम जो दो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं आपस में। तो इसके लिए हम डी का सहारा लेते हैं। बाकी मान लो कल को यही चीज़ मैं घुमा के आपसे पूछ ली, बेटा मुझे बताओ आपको क्या करना है, आपको बेसिकली वर्टिकल, आपको क्या करना है, इसका चलो सेकंड क्वेश्चन ही आता है ऐसे करके। मान लेते हैं आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके ऐड करने हैं, ऐसे करके दोनों चीज़ें मर्ज करनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जब हमने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ऐड किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। और जब मुझे क्या करना पड़ता है इस टाइप में, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे वाले मुझे जो सेल है तो वो ऐड करने पड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, जब मुझे वर्टिकल कोई ऐड करना होता है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सर रो स्पैन का सहारा लेते हैं। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको क्या करना है, नोट करना है। बाकी ये चीज़ आपको पता ही है कि अगर आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप सपोज कर लो, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, होमवर्क दे दिया मान लेते हैं, चलो होमवर्क नहीं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक टेबल बनाओ,
ठीक है। उस टेबल में मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 कॉलम को क्या करना है एक तरीके से, उसमें इसलिए 3 कॉलम हो, सिंपल है, मैंने बोला कि 3 कॉलम हो उसमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेबल डाटा टैग। टेबल डाटा टैग के अंदर मैं क्या डाल दूँगा, उसकी प्रॉपर्टी डाल दूँगा कॉल स्पैन, और उसमें कितना डाल दूँगा मैं, 3 यहाँ पे मैं डाल दूँगा वैल्यू। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा टेबल होगा वो क्या होगा, जो टेबल का सेल होगा वो क्या होगा, स्पैन हो जाएगा अक्रॉस 3 कॉलम। ठीक है, जो यहाँ पे 2 था ना वो वहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो वही कुछ चीज़ें होती हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलते हैं, तो बतानी पड़ती हैं साथ में, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि एक्चुअल में सर आप बोल क्या रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा यहाँ तो ये हो गया। हाँ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इन्वेंटर ऑफ हाइपर, देखो अच्छा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे HTTP का बात करिए तो टिम बर्नर्स-ली, मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से, अगर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, इसके अलावा हमारे पास HTML जो लैंग्वेज है वो इन्होंने बनाई है। इसके अलावा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कब बनाई है हमारे पास, एक और क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो 1989 में पूछा गया था। और ये 1989 नियर अबाउट आपके पास कौन सी जनरेशन आ जाती है, 5th जनरेशन में आ जाता है। ठीक है, शायद 4th जनरेशन 1989 तक ख़त्म हुई थी, और उसी टाइम मतलब 1989 में कंटिन्यू बोलते हैं कि आपकी जो 5th जनरेशन ऑफ सिस्टम थे वो चल पड़े थे। तो वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये घुमा के, कि जो आपके पास HTTP जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, तो 5th जनरेशन को वो बिलोंग करता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपने याद रखने। बाकी विंसेंट सर्फ आपको मैंने बताया हुआ है। विंसेंट सर्फ कौन थे हमारे पास, सर ये हमारे पास साइंटिस्ट थे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास TCP/IP मॉडल पढ़ते हैं, है ना, TCP/IP मॉडल पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल मॉडल था वो इनके द्वारा बनाया गया था। तभी हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ या फिर आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं, या फिर फादर बोल लो या फिर आर्किटेक्चर बोलो, एक ही बात है, किसका, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। चार्ल्स बेबेज आप सभी को पता है फादर ऑफ हमारे कंप्यूटर हैं। इन्होंने 2 मेजर डेवलपमेंट करी थी, एक इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, दूसरा इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। पर जो एनालिटिकल इंजन था वो हमारे लेटेस्ट जो कंप्यूटर थे उनके बिहाफ पे, मतलब उनके जैसा ही दिखता था, तभी उनको क्या बोला था, फादर ऑफ एक तरीके से कंप्यूटर बोला था। और इन्हीं के जो एक स्टूडेंट थी, उन स्टूडेंट का नाम क्या था, लेडी अगस्ता, अगस्ता लवलेस करके नाम था उनका। ओके, और ये कौन सी लेडी, मतलब ये कौन थे, ये सिर्फ वही थे जो, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेडी या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ वर्ड। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअल में जो कोड होता है ना कंप्यूटर का कोड, वो इन्होंने लिखा था सबसे पहले। और ये कौन थी, स्टूडेंट थी किसकी, चार्ल्स बेबेज की, फर्स्ट प्रोग्रामर इन वर्ड। ये इन्होंने किया हुआ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास एज पर ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है, अपाचे यहाँ पे बन जाता है, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। बाकी देखो क्रोम आपको पता ही है, क्रोम हमारे पास एक तरीके से ब्राउज़र है, या फिर इसको वेब ब्राउज़र आप बोल सकते हो। फाइल ज़िला आपको पता ही है, हमारे पास जब आपको फाइल भेजनी होती है ना, इसको हम बोलते हैं FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। और FTP क्या है, बेसिकली आपके पास फाइल ज़िला का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एक क्लाइंट है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, फाइलें भेजते हो। एक मतलब सपोज कर लो कि आपको क्या करना है, आपका एक सर्वर 1 है और एक सर्वर 2 है। अब क्या चाहते हो, आप सर्वर 1 का डाटा सर्वर 2 में भेजना चाहते हो, तब आप फाइल ज़िला का यूज़ करते हो। ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये सारी ऑप्शन मैं तभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि आपको ये सारे पता होने चाहिए। बाकी थंडरबर्ड आपको पता ही है, ये हमारे पास सर ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट है, किसका क्लाइंट है, बेसिकली आप जब आप मोज़िला फाउंडेशन में आपको बताया था ना, तो मोज़िला का है ये बेसिकली। जैसे गूगल का कौन सा है, जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं गूगल का, क्या आप यूज़ करते हो, ईमेल। आप यूज़ करते हो उसका जीमेल, है ना, गूगल कंपनी है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, जीमेल है। वैसे मोज़िला कंपनी है और उसका ईमेल क्लाइंट है, बेसिकली जो ईमेल वगैरह के साथ डील करता है, वो आपको उनका थंडरबोल्ट है। वैसे ही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर पहले हॉटमेल हुआ करता था, पर बाद में इसका नाम चेंज हो गया था, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जो मल्टीपल चीज़ें बनती है वो मैं आपको सारी कन्वे कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आज हम लास्ट यहीं तक रखेंगे 53 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक एंड द फिल इन आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड। देखो एक आपका जब आप PHP लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट बेसिकली प्री प्रोसेसर जब लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप दो मेथड पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो गेट और दूसरा आप पढ़ते हो पोस्ट। तो गेट एंड पोस्ट आर द टू मेथड, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ओके, जब आप बेसिकली ये पढ़ते हो ना PHP लैंग्वेज पढ़ते हो तो वहाँ पे आप दो मेथड पढ़ते हो, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, तो गेट एंड पोस्ट आपके क्या होते हैं, जब आप HTTP मतलब प्रोटोकॉल यूज़ करते हो ना, तो उस प्रोटोकॉल में दो मेथड आप काफ़ी पॉपुलरली यूज़ करते हो। जो आपका गेट होता है, गेट क्या काम करता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का, ठीक है। और जब आप पोस्ट का यूज़ करते हो तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप सबमिट करते हो, ठीक है, किसी रिसोर्स को। समझ आ गया? जैसे मतलब ऐसे समझ लो, सिंपल फंडा, जैसे आपका कंप्यूटर आ गया और आपका ये सर्वर आ गया। गेट आप कब यूज़ करोगे, जब आप सर्वर को बोलोगे, ठीक है, कि मुझे कोई डाटा चाहिए वापस। आप क्या कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे कोई रिसोर्स चाहिए, तब आप गेट का यूज़ करते हो। पोस्ट का आप यूज़ कब करते हो, या फिर गेट आप ऐसे समझ लो डाउनलोड, ऐसे समझ लो, है ना। दूसरा आता है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कब आप यूज़ करते हो, जब आपको डाटा भेजना होता है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आप क्या करते हो, अपलोड करते हो, ऐसे समझो ताकि आपको याद रहे थोड़ा। पोस्ट का मतलब होता है जब आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो, ओके। बाकी गेट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, उसको बोलते हो सर्वर को कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वापस। ओके, तो ये कुछ दो मेथड होते हैं जिनको आप किसके साथ यूज़ करते हो, HTTPS के साथ आप यूज़, या फिर HTTP के साथ यूज़ करते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो गेट और पोस्ट हैं वो कौन सी लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो ये बेसिकली जो हमारे पास सिर्फ PHP लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जिसका मैंने आपको फाउंडर बोला है। आप मुझे इसका फाउंडर कमेंट करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पहले दिया है, दोनों आप मुझे बताएंगे इनका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी जो आगे क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं बीच में, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।